नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ग्लोबल साउथ को विकास की धारा से अलग नहीं रखा जा सकता। श्री मोदी आज शाम कर्नाटक के हुबली में 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत अब तक 22 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी। विश्व की सबसे लंबी रिवर क्रूज सेवा गंगा विलास शुरू होने की पूर्व संध्या पर आज शाम वाराणसी में सांस्कृतिक कार्यक्रम सुर सरिता सिम्फनी ऑफ गंगा का आयोजन और भारत तथा श्रीलंका के बीच दूसरा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच कोलकाता में खेला जा रहा है। दोपहर समाचार के साथ मैं निखिल कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ग्लोबल साउथ को विकास की धारा से अलग नहीं रखा जा सकता। आज वर्चुअल माध्यम से आयोजित वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के उद्घाटन सत्र में उन्होंने कहा कि ग्लोबल साउथ यानी विश्व के कम विकसित और विकासशील देशों की भविष्य में सबसे बड़ी भागीदारी है। उन्होंने कहा कि दुनिया की 3/4 जनसंख्या इन्हीं देशों में रहती है और उनकी आवाज को भी समान महत्व दिया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि अधिकतर चुनौतियां कम विकसित देशों के कारण नहीं हुई है, लेकिन इनका प्रभाव इन्हीं देशों पर पड़ता है। Most of the global challenges have not been created by the global south, but the effect is more. We have seen this in the impact of COVID pandemic, climate change, terrorism, and even the Ukraine conflict. The search for solutions also does not factor in our role or our voice. प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने हमेशा अपने विकास से जुड़े अनुभवों को विकासशील देशों के साथ साझा किया है। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि ग्लोबल साउथ के देश मिलकर नए और रचनात्मक विचारों का सृजन कर सकते हैं और ये विचार G20 तथा अन्य मंचों पर हमारी आवाज का आधार बन सकते हैं। श्री मोदी ने कहा कि G20 की भारत की अध्यक्षता के दौरान एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य का सिद्धांत अपनाया गया है, जो मानव केंद्रित विकास के माध्यम से एकात्मकता का सृजन करेगा। For our G20 presidency, we have picked the theme of One Earth, One Family, One Future. This is in line with our civilizational ethos. We believe the path to realize oneness is through human-centric development. People of Global South should no longer be excluded from the fruits of development. Together, we must attempt to redesign global political and financial governance. प्रधानमंत्री ने कहा कि समय की मांग है कि हम ऐसे साधारण, सुगम और सतत समाधानों की पहचान करें जिनसे समाजों और अर्थव्यवस्थाओं को बदला जा सके। श्री मोदी ने कहा कि दुनिया को फिर से ऊर्जावान बनाने के लिए देशों को दायित्व, मान्यता, सम्मान और सुधार के वैश्विक एजेंडे पर काम करना होगा। श्री मोदी ने कहा कि 20वीं सदी में विकसित देश वैश्विक अर्थव्यवस्था के संचालक थे, लेकिन आज इन उन्नत देशों में मंदी का माहौल है। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी में वैश्विक विकास विकासशील देशों से ही आएगा। श्री मोदी ने कहा कि यदि कम विकसित और विकासशील देश एकजुट होकर कार्य करते हैं तो वैश्विक एजेंडा तय कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि ग्लोबल साउथ के देशों को एकजुट होकर ही अपनी पैरवी करनी होगी। ग्लोबल साउथ समिट का आयोजन भारत ने किया है। इस शिखर सम्मेलन के माध्यम से ग्लोबल साउथ के देशों के दृष्टिकोण और प्राथमिकताओं को साझा करने का मंच प्रदान किया गया है। 120 से अधिक देशों को इस सम्मेलन में आमंत्रित किया गया है। मध्य प्रदेश के इंदौर में चल रहा वैश्विक शिखर सम्मेलन अब से कुछ देर बाद संपन्न होगा। लगभग 65 देशों के 500 से अधिक उद्योगपति और प्रतिनिधि इस सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल वर्चुअल माध्यम से सम्मेलन का उद्घाटन किया था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और विभिन्न देशों के प्रतिनिधि समापन समारोह में भाग ले रहे हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। वैश्विक निवेशक सम्मेलन सरकार की उम्मीदों पर खरा साबित होता नजर आ रहा है। सम्मेलन के पहले दिन विभिन्न उद्योगपतियों ने लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश की घोषणाएं की हैं। अडानी समूह सौर और पवन ऊर्जा, सीमेंट, फूड और लॉजिस्टिक पार्क में करीब 60,000 करोड़ और अंबानी समूह ऊर्जा, ऑप्टिकल फाइबर्स और 5G में 40,000 करोड़ रुपए का निवेश करेंगे। रिलायंस समूह ने इस साल दिसंबर तक राज्य में तहसील स्तर तक 5G नेटवर्क उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है। वहीं बिरला समूह ने फाइबर, केमिकल, सीमेंट और सर्विस क्षेत्रों में
15,000 करोड़ के निवेश का ऐलान किया है। इसके अलावा JSW समूह, अवाडा और टाटा समूह सहित विभिन्न उद्योगपतियों ने प्रदेश में निवेश में रुचि दिखाई है। वैश्विक निवेशक सम्मेलन के अंतिम दिन आज भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान निवेशकों से प्रत्यक्ष मुलाकात कर रहे हैं, इसलिए राज्य में निवेश की राशि और भी बढ़ने की संभावना है। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, इंदौर। भारत की G20 अध्यक्षता के अंतर्गत पहली स्वास्थ्य कार्यकारी समूह की बैठक 18 से 20 जनवरी तक केरल के तिरुवनंतपुरम में होगी। केंद्र सरकार की G20 अध्यक्षता के विभिन्न कार्यक्रमों के दौरान भारतीय परंपरागत औषधि जैसे हर्बल चाय और आयुर्वेद पर आधारित व्यंजनों को बढ़ावा देने की योजना है। इस बैठक से पहले आयुष मंत्रालय के सचिव वैद्य राजेश कोटेचा ने कहा कि सभी बैठकों में योग अभ्यास के सत्र आयोजित होंगे। ये वैसे भी जरूरी है क्योंकि जो एक ट्रेंड अभी शुरू हुआ है कि सब जगह में पीसफुल इलेक्शंस हो, एक पोलिंग ना हो, वायलेंस ना हो, तो त्रिपुरा का एक बहुत जो एक गरिमा है, जो एक इतिहास है, जो एक कल्चर है, जो म्यूजिक का माहौल है, उसमें एक बहुत पीसफुल इलेक्शन हो। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। Northeast Diary program, broadcast every Thursday at 5:30 p.m. brings very interesting and enchanting stories from the 8 Indian states of Northeast India. In this week's Northeast Diary, on 12th of January, we bring you an interview with Dr. Purnima Devi Burman, wildlife biologist who was awarded the United Nations Environment Programme's Champions of the Earth honor. Looking forward to seeing you there. दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत अब तक 22 करोड़ 20 लाख से ज्यादा लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड जारी किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए सितंबर 2018 में ये योजना शुरू की थी। डॉक्टर मांडविया ने कहा कि विश्व के सबसे बड़े स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम में गरीब परिवारों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक के निःशुल्क उपचार की सुविधा मिलती है। राजस्थान के बाड़मेर जिले के किसानों को फसल बीमा योजना की पूरी राशि दी जाएगी। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की अध्यक्षता में कल नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में ये निर्णय लिया गया। केंद्र सरकार की पहल पर कृषि बीमा कंपनी ने पिछले सप्ताह बताया था कि उसने 311 करोड़ रुपए के आंशिक दावों का निपटान कर दिया है। समीक्षा बैठक के बाद बीमा कंपनी किसानों को 229 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि का भुगतान करेगी। बाड़मेर के किसानों को 540 करोड़ रुपए का भुगतान जल्द कर दिया जाएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा है कि निर्वाचन आयोग के लिए मतदाताओं का विश्वास जीतना सबसे महत्वपूर्ण है। अगरतला में उन्होंने कहा कि अगर मतदाताओं में विश्वास नहीं है तो वे चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, तो लोकतंत्र के सबसे बड़े त्योहार चुनाव का कोई मतलब नहीं रह जाता है। त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए चुनाव आयोग के तीनों आयुक्त अगरतला में हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ने दोहराया कि धन बल और बाहुबल के दुरुपयोग को आयोग कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में जोशी मठ में भूमि धंसने की स्थिति की समीक्षा की। सूत्रों के अनुसार बैठक में केंद्रीय मंत्रियों नितिन गडकरी, भूपेंद्र यादव, आरके सिंह और गजेंद्र सिंह शेखावत ने भाग लिया। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने कहा है कि देश की उत्तरी सीमा पर स्थिति नियंत्रण में लेकिन अनिश्चितता से बनी हुई है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि भारतीय सेना किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त संख्या में तैनात है। सेना दिवस से पहले आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तैनात सैनिक शत्रु की किसी भी नापाक साजिश का बहादुरी से मुकाबला कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि भारत और चीन 7 में से 5 विवादित मुद्दों को सुलझा चुके हैं। जनरल मनोज पांडे ने कहा कि जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर संघर्ष विराम सुचारू रूप से जारी है, लेकिन सीमा पार से आतंकवाद को समर्थन अब भी बना हुआ है। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना देश की युद्ध की तैयारियों को मजबूत करने की दिशा में आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकी के उपयोग तथा मूलभूत सुविधाओं के विकास पर खास ध्यान दे रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री आज शाम कर्नाटक के हुबली में 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। ये कार्यक्रम राष्ट्रीय युवा दिवस पर आयोजित किया जा रहा है, जो स्वामी विवेकानंद की जयंती पर उनके विचारों, शिक्षाओं और योगदान को याद करने के लिए मनाया जाता है। राष्ट्र के प्रतिभावान युवाओं को सशक्त और राष्ट्र निर्माण की ओर प्रेरित करना महोत्सव का प्रमुख उद्देश्य है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना के अनुरूप देश की विविधतापूर्ण संस्कृति को एक मंच पर लाया जाता है। इस वर्ष हुबली के धारवाड़ में आयोजित उत्सव का विषय है विकसित युवा, विकसित भारत। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर राष्ट्र आज उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि स्वामी विवेकानंद आध्यात्म और देशभक्ति से परिपूर्ण विलक्षण व्यक्तित्व के धनी थे। उपराष्ट्रपति ने कहा कि स्वामी जी का जीवन विश्व भर के लोगों को भौतिक सुखों से हटकर मानवता की सेवा के लिए प्रेरित करता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनका जीवन राष्ट्रभक्ति और कर्मठता के लिए सदैव प्रेरित करता रहेगा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि स्वामी जी के विचार हमेशा युवाओं को राष्ट्रवाद, आध्यात्मिकता, कर्तव्यनिष्ठा और राष्ट्र निर्माण के लिए प्रेरित करते हैं। विश्व की सबसे लंबी रिवर क्रूज सेवा गंगा विलास शुरू होने की पूर्व संध्या पर आज शाम वाराणसी में सांस्कृतिक कार्यक्रम सुर सरिता सिम्फनी ऑफ गंगा का आयोजन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस सेवा को रवाना करेंगे। एक रिपोर्ट। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में आज शाम आयोजित होने वाले सुर सरिता सिम्फनी ऑफ गंगा कार्यक्रम में देश के मशहूर कलाकार शंकर महादेवन अपनी प्रस्तुति देंगे। संगीत कार्यक्रम के दौरान गंगा विलास क्रूज में यात्रा करने वाले पर्यटकों सहित अन्य गणमान्य लोग सुर तरंगिनियों का आनंद लेने के साथ साथ मां गंगा के महत्व और उसके प्रति अपनी जिम्मेदारियों से भी परिचित होंगे। गंगा विलास क्रूज 51 दिनों की यात्रा में उत्तर प्रदेश, बिहार, बांग्लादेश और असम को पार करेगा। इसको देखते हुए इस संगीत कार्यक्रम में अलग अलग राज्यों से अलग अलग क्षेत्रों का पुट देने के लिए गानों को चुना गया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज शाम गंगा विलास क्रूज की विशेषताओं पर पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के साथ विशेष साक्षात्कार प्रसारित करेगा। श्री सोनोवाल ने कहा कि इस रिवर क्रूज से घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में पर्यटन के नए अवसर खुलेंगे। This cruise becomes successful, then definitely it is going to open the scepter of the growth of tourism industry, right from Uttar Pradesh, Bihar, Jharkhand, West Bengal, then Assam and the Northeast. And also, it will draw the attention of the national and international tourists. Now in this MV Ganga Vilas, we have the tourists from Switzerland. Once these numbers of tourists express their satisfaction, they will definitely inspire the entire people of the world that yes, India is the best destination for river cruise. ये पूरा साक्षात्कार कार्यक्रम सुर्खियों में 7:10 से और स्पॉटलाइट में रात 9:15 से FM गोल्ड चैनल पर सुना जा सकता है। 7वां सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस शनिवार 14 जनवरी को मनाया जाएगा। यह दिवस पहले भारतीय कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल KM करियप्पा की सेवाओं की मान्यता और सम्मान में मनाया जाता है। वे 14 जनवरी 1953 को सेना से सेवानिवृत्त हुए थे। हम सब पे तेरा पहरा सुबह शाम था, लगा वतन को गाना टीका तेरे नाम का, सब खुशियां तूने। भारत के साथ दूसरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में श्रीलंका ने ताजा समाचार मिलने तक 11 ओवर में एक विकेट पर 58 रन बना लिए थे। पहले मैच में श्रीलंका को 67 रन से हराकर भारतीय टीम 3 मैचों की श्रृंखला में 1-0 से आगे है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ग्लोबल साउथ को विकास की धारा से अलग नहीं रखा जा सकता। श्री मोदी आज शाम कर्नाटक के हुबली में 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत अब तक 22 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी किए गए। विश्व की सबसे लंबी रिवर क्रूज सेवा गंगा विलास शुरू होने की पूर्व संध्या पर आज शाम वाराणसी में सांस्कृतिक कार्यक्रम सुर सरिता सिम्फनी ऑफ गंगा का आयोजन किया जाएगा। और भारत तथा श्रीलंका के बीच दूसरा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच कोलकाता में खेला जा रहा है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।